आप सभी दोस्तों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने कार्य को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले कल दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि कालो अज्र स्वदीर्घ प्लूतः है। तो उसमें देखा गया था कि एक मात्रा वाला को ह्रस्व कहा जाता है, दो मात्रा वाले को दीर्घ कहा जाता है, तीन मात्रा वाले को प्लुत कहा जाता है। अब आज हम एक चीज पढ़ते हैं, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र में जब हम देखते हैं उच्चैरुदात्त एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो उच्चैरुदात्त का अर्थ है कंठ और ताल के स्थानों से, कंठ और ताल के ऊपरी वाले भाग से जिन जो है स्वरों की उत्पत्ति होती है, जो स्वर बोले जाते हैं, जिनको कहा जाता है, जिनका उच्चारण किया जाता है, उनको हम उदात्त कहते हैं। कहाँ से? कंठ और ताल के ऊपरी भाग से। कहाँ से? कंठ और ताल के ऊपरी भाग से। ये हमारा कंठ है और ये ताल है, तो इनकी ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण किया जाएगा, जिनको हम बोल देंगे, वह जो होते हैं वे सभी स्वर जो होते हैं वे उदात्त स्वर कहलाते हैं। अर्थात कंठ और तालु के ऊपरी वाले भाग से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिनका हम उच्चारण करते हैं, उनको हम उदात्त कहते हैं। उन सभी स्वरों को हम उदात्त कहते हैं। और अब उसी में आता है अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र। आप जब लोग सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग से पढ़ेंगे तो अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है, उसको हम निश्चयोदात्त के नाम से जानते हैं। निश्चयोदात्त के रूप में हम उसको जानते हैं। तो निश्चयोदात्त का मतलब होता है कंठ और तालु के निचले भाग से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिनको हम बोलते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं, उसको अनुदात्त कहते हैं। कहाँ से? कंठ और तालु के निचले भाग से जिसको हम बोलते हैं, उसको हम अनुदात्त कहते हैं। इसके बाद एक सूत्र और है, समाहार स्वरित है। समाहार स्वरित का अर्थ होता है कि जो कंठ और तालु के दोनों के मध्य से जिन स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं, उस वर्ण को हम स्वरित कहते हैं। स्वरित का मतलब थोड़ा सा जिनमें कंपन हो, जो कहने में थोड़ा सा खींच करके अलग ढंग से बोले जाए। तो उदात्त और अनुदात्त कहने का अर्थ है उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्मों का जिन वर्णों में मेल होता है, जिन शब्दों में इनका समाहित कर दिया जाता है, जिन वर्णों में इनको मेल इनका करा दिया, मतलब उदात्त और अनुदात्त का दोनों का जिसमें हम मेल करा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। उसी को दोनों को मिलाने के बाद, उन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? स्वरित बनता है। स्वरित कहा जाता है। तो अर्थात ताल आदि स्थानों के मध्य से जिन स्वर की उत्पत्ति होती है, उसे स्वरित कहते हैं। इसके बाद है अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र में मुख नासिका वचनों अनुनासिका है, मतलब मुख और नासिका के माध्यम से जिन वर्णों का बोलना होता है, जिन वर्णों को कहा जाता है, उनको अनुनासिक कहते हैं। जिनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों के सहयोग से होता है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अ, ई, उ, री है, उसमें अनुनासिक में तो प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। प्रत्येक के 18 भेद होंगे, लेकिन यह सभी ह्रस्व होंगे, दीर्घ नहीं होंगे। वे सभी ह्रस्व होंगे, वे दीर्घ नहीं होंगे। अ, ई, उ, री प्रत्येक के 18 भाग होंगे, लेकिन वे सभी ह्रस्व होंगे। अब आता है री का भी प्रयोग होता है, यह भी ह्रस्व ही होगा, दीर्घ नहीं होगा। और इसके जो होते हैं 12 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? री के 12 भेद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है ए ओ ए औ मिलता है, ए ओ ए औ मिलता है। तो इसमें जैसे कि देखने से लग रहा है कि दीर्घ की बात भी हो सकती है, इसमें दीर्घ शब्द भी मिले हुए हैं, दीर्घ स्वर भी मिले हुए हैं। तो इसकी भी प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। प्रत्येक के कितने भेद? प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। इन 12 भेदों में देखा जाता है कि कहीं भी ह्रस्व का प्रयोग नहीं किया जाता है, सभी बड़ी संख्या वाले होते हैं, सभी दीर्घ मात्रा वाले होते हैं। इनमें कहीं छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व,
दीर्घ इसी तरीके से इन सभी वेदों को हम मापते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा सीखा है, थोड़ा थोड़ा जाना है। तो दोस्तों अब थोड़े थोड़े नहीं, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे बढ़ते हुए हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।